हेलो डियर लर्नर्स, ऊपर आका नीचे आपका काका है। नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, कुछ कह रहे हैं इजी था, कुछ कह रहे हैं टफ था, कुछ कह रहे हैं कि इजी था पेपर लेकिन किसी का अच्छा नहीं हुआ, है ना। तो समझते हैं वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये वो 5 क्वेश्चन है जो डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे कि क्या आप टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 5000 में हैं या फिर आपको अनफॉर्चुनेटली सीट नहीं मिल रही है इस साल, राइट। और स्पेशली ये 5 क्वेश्चन जिन बच्चों ने सही किया है कॉन्फिडेंस के साथ, मोस्ट प्रोबेबली वो एम्स में जा रहे हैं। यस और नो। अब चलिए यहाँ ध्यान देते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट सी फिगर द पोजीशन ऑफ सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर जी आर इंटरचेंज, वी शैल ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर। देखिए बेटा, ईयर लॉन्ग की जो मैंने क्लासेस ली हैं उसमें मैंने इस चीज़ पे बार बार स्ट्रेस दिया था कि कभी भी फिजिक्स में किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग को ऐसा लगता है कि अनबैलेंस्ड ब्रिज का सवाल नहीं आ सकता है। इनडायरेक्टली ये अनबैलेंस्ड ब्रिज के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है। और इतना ही नहीं, जो पिछले बार नीट 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, नीट 2025 में जो व्हीट स्टोन ब्रिज पे एक प्रॉब्लम आया था अनबैलेंस्ड ब्रिज का, है ना, उसमें करंट कैलकुलेट करना था। हालांकि वो ब्रिज के कॉन्सेप्ट के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, आई इरोडोव का सवाल है वो, है ना। उस समय भी वो सवाल मेरे नोट्स में अवेलेबल था और इस सवाल के पीछे का भी जो कॉन्सेप्ट है वो नोट्स में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन कैसे क्रूशियल बन जाता है हमारे पेपर के लिए, उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा मैं इजी करके समझा देता हूँ। मीटर ब्रिज है, जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो आपको भी पता है कि उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस ले रखा है। अब बोलोगे सर यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, भाई वायर है, वायर है तो उसमें भी रेजिस्टेंस होगा ही, है ना। तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है। यहाँ जो बना रखा है वो इस तरीके से बना रखा है कि यहाँ पे एक ईएमएफ है ना, प्लस और माइनस, और यहाँ पे ऐसे करके गैल्वेनोमीटर है, राइट। कह रहा है इंटरचेंज कर दिया हमने। भाई द वे ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, साफ साफ दिख रहा है आपको। और मैंने सेम सवाल इसको अंदर डाल के और इसको बाहर लगा के सेम सवाल नोट्स में करा रखा, सेम, है ना। और एक इसका कंफ्यूजिंग केस भी करा रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। अब क्या किया गया है कि अब इस चीज को थोड़ा सा बदल दिया गया है। इन द सेंस कैसे बदला गया है सर? बदला यूं गया है बेटा कि अब मैं गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दूंगा ईएमएफ, है ना। ये वही केस है जो जनरली आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, और यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या फर्क पड़ रहा है? व्हीट स्टोन तब भी था, व्हीट स्टोन अब भी है ना। व्हीट स्टोन तब भी था, व्हीट स्टोन अब भी है। व्हीट स्टोन का क्या शर्त है कि जिन 2 टर्मिनल के क्रॉस बैटरी लग रही है उसके अलावा जो 2 टर्मिनल है वहां गैल्वेनोमीटर लगने चाहिए। उसके जो अलावा 2 टर्मिनल है उनके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगना चाहिए, या जिन 2 टर्मिनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उनके अलावा 2 टर्मिनल के अक्रॉस वीएमएफ लगी होनी चाहिए। तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो करंट ही नहीं आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज बोल देना काफी नहीं होता। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तब जाके गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगा। उसका हमने पढ़ रखा है कि भाई रेजिस्टेंस का रेशियो जो है आपस में बराबर होने चाहिए दोनों साइड के। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। उस पे जाना ही नहीं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही नहीं था। देखिए कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया और न्यूमेरिकल भी नहीं दिया। वो ये कह रहा है कि इंटरचेंज किया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहा है कि हम जॉकी को हिला रहे। जॉकी को हिलाने का मतलब है कि ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल है, और अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल है तो ये जो रेशियो है ये बराबर रहे ये जरूरी नहीं है। और अगर ये जरूरी नहीं है तो बैलेंस ब्रिज बन जाए ये जरूरी नहीं है। और अगर बैलेंस ब्रिज नहीं बन रहा है तो करंट तो आएगा। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड आएगा, डिपेंडिंग बेटा कि आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ा के इधर घटा रहे हो या इस रेजिस्टेंस को बढ़ा के इधर घटा रहे हो। उस बेसिस पे यहां प्लस यहां माइनस या यहां माइनस और यहां प्लस आ सकता है। उस बेसिस पे करंट का डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लास में बहुत एक्सप्लेन किया जाता है, नोडल एनालिसिस के मदद से एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा मुझे एक सवाल देख के, ट्रिकी सवाल लगा, है ना। इसको कहते हैं एक नीट का अच्छा सवाल जिसमें वो आपके मैथमेटिक्स में भी ना घुसे, वो आपको मैथमेटिकली परेशान भी ना करे और रेलेवेंट भी हो, राइट। तो आंसर इसका बेटा 4 जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बच्चे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा ट्रिवियल सा क्वेश्चन है, इसको सेलेक्ट करने के पीछे का क्या पर्पस था आपका?
ये कैसे डिसाइड कर रहा है कि हम एम्स दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए बेटा, वैसे तो मोर और लेस सारे ही क्वेश्चन इजी थे, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स से थे, आप चेक भी कर सकते हैं, उससे बहुत हाई लेवल हम लोग पढ़ाते हैं। बट स्टिल मुझे ये सवाल पर्सनली इसलिए इतना अट्रैक्टिव लगा क्योंकि इसमें इन्होंने लैंग्वेज पे खेला है। देखो, अच्छा सवाल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जो टफ हो, अच्छे सवाल का मतलब ये होता है जो आपके एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को चेक करे। और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को चेक करने के लिए ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में बच्चा सिर्फ मास देखता है और एम देखता है, वो बच्चा ये नहीं देखता कि ये लीनियर मास डेंसिटी लिखा हुआ है। क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी? सपोज करो मैं इस रिंग का मास कैपिटल एम मानूं, बोले सर स्मॉल एम क्यों नहीं मानूं? भाई वो डेंसिटी है। अगर रिंग का मास, ध्यान से समझिएगा बच्चों, रिंग का मास कैपिटल एम है, अगर मैं इसको रिंग के लेंथ से, क्योंकि रॉड ही था, ये वायर ही तो था, वायर को फिर ऐसे घुमा के ऐसे गोल करके रिंग बना दिया गया, तो एम बाई एल करेंगे तो ये आएगा मास डेंसिटी, जिसको आप लैम्डा के नाम से पढ़ते थे, उस लैम्डा को इसने एम दिया है, स्मॉल एम। कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, ये आपको दे रखा है। अब ध्यान से देखो उसने तुम्हारे साथ कैसे गेम खेला है, ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात पता अच्छे से कि रिंग का सेंटर से पास होने वाला एक्सिस perpendicular to the plane of the ring, moment of inertia is mr square by 2, where m is the mass of the ring and r is the radius, right? अब इसके अबाउट इन द प्लेन में सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर के अबाउट मैं पूछना चाह रहा हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, आपको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आता है। इसका एम आर स्क्वायर है तो इसका और इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 और एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इसके बाद फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ वो आ जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। अब तुम बोलोगे सर रेडियस तो दिया ही नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं भाई, एल जो है वही तो है हमारा 2 पाई आर, हमारा जो एल लेंथ का वायर था उसी को तो रिंग बनाया गया है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एल आर क्या होगा, एल अपॉन 2 पाई होगा, ला के रख दो, करना कुछ नहीं करना होता है यार। अच्छा यहाँ पे जल्दीबाजी मत करना, यहाँ जो m है ना वो एक्चुअल में स्मॉल m इंटू एल है, तो 3 स्मॉल m इंटू एल इंटू आर, आर की जगह क्या रखेंगे, एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। मैं तो जैसे ही यहाँ एल बाई 2 पाई देखा था मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था 2 पाई आर अगर एल है तो 2 पाई का स्क्वायर तो नीचे नहीं आना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो लेंथ का स्क्वायर, सॉरी रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस लेंथ भाई 2 पाई है तो उसका तो स्क्वायर होगा ही। तो मैं तो उसी समय चेक करने लग गया था कि किस ऑप्शन में पाई स्क्वायर है और नीचे 4 है, और 4 इंटू 2 8 भी हो सकता है, हो ही रहा है ना, बट पाई स्क्वायर किस ऑप्शन में, तो नीचे देखा पाई स्क्वायर, तो मेरे को समझ में आ गया था इन दोनों में से कोई एक होगा। खैर आगे करते हैं, है ना, यहाँ एल स्क्वायर है, एल क्यूब वाला आंसर आएगा। देखिए अब यहाँ नीचे 2 है, ठीक है, देखिए ना 3 एम एल नीचे 2 पहले से था और एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो सीधा सीधा दिख रहा है 3 एम एल क्यूब बाई 8 पाई स्क्वायर। भाई डायमेंशनल एनालिसिस कर लेते यार, बच्चा जल्दीबाजी में गलत मारेगा, 100% गलत मारेगा, जो भी बच्चा रट के जाता है फिजिक्स को करने वो गलत ही करेगा इस सवाल को, इसलिए क्योंकि उसको रट रखा है, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा एम लेंथ का स्क्वायर बाई समथिंग के फॉर्म में आता है, क्यूब कैसे आ सकता है भाई, वो जो स्मॉल एम है ना वो एक्चुअल में कैपिटल एम बाई एल है, समझ में आ रहा है? तो आपसे डायमेंशन का खेल हुआ है, एल क्यूब से एक एल कटेगा तब जाके वो एल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा और तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेफर करेगा। तो एक तरीके से आपके साथ यहाँ धोखा कर सकता है एनटीए, करने की पूरी कोशिश की है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम अच्छा लगा, है ना। सीधा सीधा नोट्स का सवाल है, इजी है ना, पढ़ाते हैं सभी पढ़ाते हैं, है ना, बहुत सिंपल सा केस है, 50 डिग्री पे मारा गया, ये पैरेलल हो जाता है, इस केस में ये 30-30 हो जाएंगे, 50 पे मारा 30 पे निकला तो 30 पे मारोगे तो 50 पे आएगा, है ना, ये सब सारी चीज़ें बता रखे। डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला होता है I प्लस ई माइनस ए। सर ये क्यों सेलेक्ट किया? सिर्फ इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि तुम देख के डरोगे, और जिस बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, आसान बहुत है, मैं फिर से कह दूं आसान बहुत है, नोट्स का कराया हुआ सवाल है, लेकिन जिसने नहीं देखा होगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या जो डेरिवेशन के चक्कर में पड़ेगा उसका ये सवाल छूटना तय है ना। या म्यू रिलेटिव -1 इंटू ए वाले कुछ बच्चे थिन प्रिज्म वाला ही जनरल सब जगह चेपते रहते हैं, वहाँ वो भी फंस जाएंगे चट्ट से, ठीक है। I प्लस ई माइनस ए कर ले भाई, 50-50 यही तो है इमरजेंट ई, है ना, ये तो है 50 डिग्री, ये तो ई है, तो I प्लस ई 100 माइनस ए 60, ये 40 डिग्री, और क्या चाहिए जीवन में, 40 डिग्री। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने ट्रिवियल क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, ट्रिकी क्वेश्चन सेलेक्ट किए भाई, हद आसान सवाल है, मैं ये हद आसान, किसी को अगर लग रहा हो कि भाई ये सवाल क्यों ले लिया सर ने, तो जिसको क्लिक कर रहा है उसके लिए हद आसान है,
प्रॉब्लमेटिक किसके लिए? प्रॉब्लमेटिक उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स को रटना या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट समझते हैं जिसमें कुछ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, उन फॉर्मूले में डेटा रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। और अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप सोच ही नहीं पा रहे कि सवाल में पूछ क्या रहा है। अगर आप फिजिक्स इस तरीके से पढ़ते हैं बेटा तो डेफिनेटली आप कंपटीशन से बाहर हैं। मैंने क्लास में कम से कम 50 बार बोला था इस बार कि प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड सिचुएशन आएगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड सवाल आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आएगा। उसका ये एक प्राइम एग्जांपल है। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे, किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं और अगर एक फिक्स सरफेस से ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि इतना लगाना नहीं इस सवाल में, लेकिन तुमको चूंकि फॉर्मूला का लगता है कि हाँ भाई फॉर्मूला नहीं दिखा पाए सर कि किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, उसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। वरना कॉमन सेंस का सवाल है, रिएक्शन टाइम का मतलब होता है देख के रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा। जिसका रिएक्शन टाइम कम होगा वो रूलर को जल्दी कैच करेगा। जी तो सबके लिए सेम है, धरती माता तो सबके लिए एक बराबर है, स्पीड तो किसी को दिया नहीं गया, सबको छोड़ा गया है सिंपली ऐसे करके, है ना। और धरती माता एक बराबर एक्सेलरेशन से, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसको कम टाइम मिलेगा वो जल्दी कैच कर लेगा, और जो जल्दी कैच करेगा रूलर को उस केस में कम चलने का समय मिलेगा तो वो कम चलेगा। क्योंकि धरती माता तो भेदभाव कर नहीं रही है, तो जब धरती माता भेदभाव नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है जिसका रिएक्शन टाइम कम है वो कैच जल्दी करेगा, उस केस में रूलर कम चलेगा। बस इतने पे ही सवाल था। यहां से भी देख सकते भाई, टी जिसका कम होगा एस उसका कम होगा। अब देख लो रिएक्शन टाइम सबसे कम किसका है, रिएक्शन टाइम सबसे कम सी का है, तो सबसे कम डिस्टेंस सी का रूलर चलेगा। देखिए ध्यान से, आपको एक एक ऑप्शन भी नहीं चेक करना था, सी सबसे कम, अच्छा रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा किसका है, बी का, तो बी का रूलर सबसे ज्यादा चलेगा, तो बी सबसे ज्यादा सी सबसे कम, चारों में से एक ऑप्शन में सिर्फ, यानी 4th नंबर होगा। इसको और ट्रिकी बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बना है, ठीक है। इतना भी लोग क्लिक कर जाए यही बहुत बड़ी बात है ना। कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी आपका चेक किया जा रहा है कि आप सवाल देख के पढ़ के प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में दिमाग लगा पाते कि नहीं लगा पाते हैं, इस चीज को चेक किया जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि इजी है बट लेंदी है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ने में फंस सकता है बच्चा, और अगर थोड़ा सा भी कंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग बाग जनरली इलेक्ट्रोस्टैट बहुत डिटेल में पढ़ाते, कैपेसिटर बहुत डिटेल में पढ़ाते, लेकिन मैंने हर बार इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि दोनों चैप्टर का जो बेस है वो कंडक्टर है, कंडक्टर और एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वहीं से सवाल उठा दिया। और मैंने ये चीज बोला भी था, गेस भी किया था कि भाई कंडक्टर से सवाल आएगा। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट नहीं बोला बेटा, करेक्ट बोल रहा है, सही बताना है। इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, भाई ध्यान से पढ़िएगा पहला स्टेटमेंट, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह रहा है वो, है ना। कुछ बच्चे आके बहस करने लगते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में 0 कहाँ, कंडक्टर में जब करंट दौड़ता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेफरेंस देके वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता है कंडक्टर के अंदर। भाई वहां पे चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं है भाई मेरे, सवाल ना आंख खोल के पढ़ा कर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है चार्ज रुके हुए हैं, और अगर चार्ज रुके हुए हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होना फील्ड इम्पॉसिबल है। कंडक्टर के अंदर फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, सरफेस से निकलता है या सरफेस पे ही टर्मिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अगर मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन किस बात का, यस और नो, ठीक है ना। तो मतलब एक बार चार्ज को हटा के बट बटा के जहां पे फैल के एक कंडीशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम लेना था, अब वो अगर ले चुका है तब अंदर फील्ड 0 होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज फैलते ही इस तरीके से हैं सो दैट बाहर से अप्लाइड फील्ड और उनके वजह से अप्लाइड फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके नेट 0 हो जाए, तभी फर्दर जो और अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, अदर इलेक्ट्रॉन है, वो अब नहीं चल रहे हैं। नहीं तो जब तक चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ ना जाए तब तक तो चार्जेस फैलते ही रहते हैं, अपने आप को रीएडजस्टमेंट करके सरफेस पे रीअरेंजमेंट करते ही रहते हैं। ये बात आपको भी पता होगा। तो रीअरेंजमेंट तब तक चलेगा जब तक नेट फील्ड अंदर 0 ना हो जाए। पर्पस ही यही है। अगर नेट फील्ड 0 नहीं हुआ है तो आपने उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे बोल दिया? अभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब आना है, अभी और चार्ज को रीअरेंज होना है, राइट। तो इस चीज पे इसने खेला है। तो इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, है ना। तो सही बात है भाई।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल गलत है। सीधा फॉर्मूला मैंने बताया था, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या होता है, लोकल चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। मैंने ये भी बोला था कि बेटा ये फॉर्मूला आउट ऑफ सिलेबस है, काम नहीं आएगा, लेकिन इसकी थ्योरी को उठा के डायरेक्ट सवाल फ्रेम किया जा सकता है। लेक्चर में है, किसी भी बच्चे के नोट्स को उठाया जाएगा, वहां पे सीधा मिल जाएगा कि इसको थ्योरी को उठा के सवाल बनाया जा सकता है, एज इट इज वहां से आया। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। इंटीरियर में स्टैटिक चार्ज में नहीं प्रेजेंट होंगे कंडक्टर के अंदर, अभी अभी मैंने बहुत डिटेल में समझाया। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट द एवरी पॉइंट, सही बात है भाई, है ना। सरफेस के तो नॉर्मली होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर का सरफेस, है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट का मान जीरो हो ये जरूरी नहीं, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 2 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है ना। यानी ई गलत है, मतलब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी सही है, यानी ए सी डी, यानी आंसर इज थर्ड, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन आसान था, जिन्होंने पढ़ा होगा ढंग से उनको आता होगा, लेकिन पढ़ना पड़ा ना, लैंग्वेज समझना पड़ा ना, एक एक चीज़ को लिंक करना पड़ा ना, छोटी सी भी सिली मिस्टेक हो गई तो गोल हो गया मार्क्स, है ना। तो ये 5 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन थे बेटा, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपका टॉप रैंक आएगा या नहीं होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।